अस्सलामुअलैकुम। आज का वीडियो जो इज़राइल और फ़लस्तीन में जो इश्यू चल रहा है उसके ऊपर है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ को जानने से पहले उसकी हिस्ट्री और उसकी करंट रियलिटी और फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट होगा वो जान लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड देखते हैं। तो वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरे यूरोप में ज्यूज़ पर ज़ुल्म हो रहा था और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो ज्यूज़ को यूरोप छोड़ना पड़ा। पर जो ज्यूज़ मुस्लिम कंट्री में माइग्रेट कर गए फॉर एग्ज़ाम्पल मोरक्को और टर्की में, तो वो ज्यूज़ को वहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी मिली। और इस चीज़ को सब्सटैंशिएट किया एक बहुत फ़ेमस ज्यूज़ ने, जिनका नाम थॉमस फ्रिडमैन है, जो टाइम्स मैगज़ीन के जर्नलिस्ट भी है और बहुत फ़ेमस पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। और जो जॉर्ज बुश के इराक वॉर में एडवाइज़र भी रह चुके हैं। I have said on numerous occasions, if all the Jews in the world had not in the diaspora gone to Europe or to Germany, but lived in the Ottoman Empire, there'd be 6 million more Jews alive today. तो उन्होंने एक शो में कहा, हेड टू हेड शो में, उन्होंने कहा कि अगर ज्यूज़ जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड में अगर माइग्रेट करते, तो वो ज्यूज़ बच जाते थे। सो 1947 में पैलेस्टाइन जो था वो ब्रिटिश मैंडेट में था, जिसमें ज्यूज़ और क्रिश्चियन और मुस्लिम्स जो है वो साथ में मिलकर रहते थे। उसके बाद बैलफोर डिक्लेरेशन में आउट ऑफ द ब्लू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ़लस्तीन जो है जिसमें 97% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है, वो अचानक से इज़राइल को अवॉर्ड कर दिया। अब इसमें ना फ़लस्तीनियों से कुछ पूछा गया और ना इंटरनेशनल कम्युनिटी से कुछ पूछा गया। एग्ज़ैक्टली वैसे ही जैसे ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया में कंपनी हटाकर उसको इंडिया को अपनी कंपनी डिक्लेयर कर दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ़लस्तीन को लेकर मुस्लिम्स इतने ज़्यादा अपसेट क्यों है? तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर एक जगह है अल अक्सा करके, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काबे से पहले मुस्लिम्स जो है वो वहीं पर वही डायरेक्शन में सिजदा करते थे। तो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह ये चीज़ पर मैं कभी और वीडियो बनाऊँगी मस्जिद अल अक्सा इम्पोर्टेंट क्यों है मुस्लिम्स में। अभी इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 1948 के बाद जब इज़राइली स्टेट ऑफ़िशियली क्रिएट हुआ, तो उस दिन को सारी दुनिया भर के मुसलमान जो है वो नकबा कहते हैं। नकबा मतलब सडन डिज़ास्टर। अब इज़राइल का स्टेट जब ऑफ़िशियली क्रिएट हो गया, तो पूरी दुनिया भर से मास माइग्रेशन स्टार्ट हो गया ज्यूज़ का फ़लस्तीन में। और फ़लस्तीन में ज्यूज़ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने उनको कोई जगह खाली करके तो दी नहीं थी ज्यूज़ को, तो उन्होंने जगह के लिए फ़लस्तीनियों से जो है वो फ़ाइट स्टार्ट कर दी। अब इसके बाद ज्यूज़ के छोटे-छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स बनने लगे, जो फ़लस्तीनियों से फ़ाइट करते लैंड टेक ओवर करने के लिए। यहाँ तक कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने उसको भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था। फिर ज़ाहिर-सी बात है, जब ये सब हो रहा था, तो मुस्लिम्स भी फ़ाइट बैक करने लगे। पर जियोस के पास जो है वो अमेरिकन सपोर्ट था और उनके पास अमेरिकन वेपन्स थे, जिसकी वज़ह से वो ज़्यादा पावर में थे। इसी के बीच आप देखोगे जो बहुत ज़्यादा जेनोसाइड मैसेकर हुए, जो लोकल पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, फ़लस्तीनियों की, उनके फॉर एग्ज़ाम्पल मैसेकर ऑफ देर यासीन, जो आज भी यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर्ड है। इसके बाद इसराइल की वॉर स्टार्ट हुई 1967 और 1971 वॉर्स, जिसमें इज़राइल जीत गया और 7 मुस्लिम कंट्री को एक साथ हराया इज़राइल ने। और इसी के चलते-चलते इज़राइल ने फ़लस्तीन का जो हिस्सा है वो और कैप्चर कर लिया, जिसे आज भी इल्लीगल ऑक्यूपेशन कहा जाता है पूरी दुनिया भर में। ये सब के बाद इज़राइल जो है वो बहुत डेवलप्ड कंट्री बन गई डिफेंस वाइज़ और इकोनॉमिक वाइज़। इनफैक्ट ये तो पहली ऐसी मिडल ईस्ट की कंट्री थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन था। पावर में आने के बाद इज़राइल ने बहुत सारी यूनाइटेड नेशन की ट्रीटीज़ को वायलेट किया, स्पेशली इल्लीगल सेटलमेंट्स। और ये जो एक्सट्रीम राइट विंग सेटलर्स होते हैं, ये मुस्लिम फ़लस्तीनियों से उनका घर छीन कर अपना घर बना लेते हैं। You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No, no one is allowed to steal it. जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल फ़लस्तीनी हैं, उनको सीरिया और इजिप्ट है, वहाँ पर जाकर रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ रहा है अपना घर छोड़कर। और ये सब के चलते कई बार पीस की कोशिश की गई, फॉर एग्ज़ाम्पल ओस्लो एग्रीमेंट और अब्राहम अकॉर्ड्स। लेकिन जब ये पीस की बात हो रही थी, तब इज़राइल अपना इल्लीगल सेटलमेंट्स और बढ़ा रहा था। अक्सर ये पीस ट्रीटी में 2 पार्टी होती, एक साइड जो है वो इज़राइल होता और दूसरी साइड जो है वो पीएलओ फतह होती।
जो कि लेट यासिर अरफात की ऑर्गेनाइजेशन है। पर पीएलओ फतह इतने टाइम में जो है वो करप्ट हो गई थी और ये सब कठपुतली बन गए थे अरब्स के और अमेरिकन्स के। फॉर एग्जांपल सऊदी और दुबई, कतर, अमेरिका, ये कंट्रीज़ जो भी पीस ट्रीटी के लिए कहती पीएलओ से, पीएलओ फतह उस चीज़ पर एग्री हो जाती थी। अगर आप मैप में देखोगे तो 2 कंट्रीज़ दिखती है, इज़राइल और पैलेस्टाइन। लेकिन फ़लस्तीन में आप देखोगे ना उनके पास उनका एयरपोर्ट है, ना उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना इकोनॉमी है, ना जॉब्स है। यहाँ तक कि उनके पास उनका खुद का वाटर सप्लाई भी नहीं है और ये लास्ट 50 ईयर्स से चल रहा है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ये दुनिया की वर्स्ट प्रिज़न है। ये तो इज़राइल की हिस्ट्री हो गई। अब देखते हैं कि ये हमास कहाँ से आया। तो इतने सालों की कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन के बाद और ज़ुल्म के बाद यूथ में जो है वो फ्रस्ट्रेशन आ गया और उन्होंने एक हमास नाम से एक ग्रुप बनाया 1987 में। हमास का मतलब होता है इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट। तो 2006 में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इलेक्शंस कराए जिसमें हमास जीत गई। लेकिन फिर हिपोक्रेसी हुई और उन्होंने कहा कि हम हमास को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप देखोगे तो ऐसा पहले भी हो चुका है अल्जीरिया में, जहाँ पर एक इस्लामिक पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत गई थी और वो इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड अपॉन मदीना मॉडल जो है वो अप्लाई करना चाहते थे। लेकिन फ्रेंच गवर्नमेंट ने वहाँ के मिलिट्री लीडर्स को खरीद कर सबका जेनोसाइड करा दिया। अगर अभी आप मैप में देखोगे तो आपको फ़लस्तीन के 2 हिस्से दिखेंगे। एक जो है वो वेस्ट बैंक है और एक जो है वो गाज़ा स्ट्रिप है। वेस्ट बैंक जो है वो पीएलओ फतह रूल करता है और गाज़ा स्ट्रिप जो है वो हमास रूल करता है। अब कट टू पिछले 4-5 साल में जो हुआ है वो देखते हैं। तो पिछले कई सालों में इज़राइल ने जो है वो कई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, जो कि आसमान से बरसाया जाता है इंसानों पर और जब वो इंसान के बॉडी पर गिरता है तो वो एसिड जैसा काम करता है। उसमें जो इंसान की फ्लेश होती है वो उसके अंदर जाकर उसकी बोन्स को जलाता है और ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है ये इंटरनेशनली बैंड है। लेकिन फिर भी इज़राइल जो है इसका कांस्टेंट यूज़ करता है विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। आइए देखते हैं पिछले कुछ सालों में जो हुआ है। अब जो करंट सिचुएशन चल रही है उसका रीज़न देखते हैं। तो आज से 6 महीना पहले एक पीस ट्रीटी की वापस से कोशिश की गई, जिसमें एक साइड थे इज़राइल और दूसरे साइड सो कॉल्ड फ़लस्तीनियों के साइड से थे सऊदी अरेबिया और पीएलओ फतह और अमेरिका मैंडेटर था। लेकिन ये तीनों जो कंट्रीज़ है उसका बैकग्राउंड देखते हैं। पार्टी नंबर 1 इज़राइल, इन्होंने कंटिन्यूअस ह्यूमन राइट वायलेट किए अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। पार्टी नंबर 2 अमेरिका, तो वियतनाम वॉर और इराक वॉर, अफ़गानिस्तान वॉर, लैटिन अमेरिका पर ज़ुल्म और सबसे बड़ा हिरोशिमा नागासाकी पर काउंटलेस ह्यूमन राइट वायलेशन। पार्टी नंबर 3 सऊदी अरेबिया, तो यमन वॉर और वेरी रिसेंटली जमाल खशोगी उनका मर्डर करा दिया सऊदी अरेबिया ने, जो कि खुद अमेरिकन सीआईए जो है वो एडमिट करती है। अब सवाल ये उठता है कि सऊदी को ये राइट्स किसने दे दिए कि मुसलमानों की या फिर फ़लस्तीनियों की साइड जो है वो रिप्रेज़ेंट करे। और इनकी तो ज़ीरो वैल्यू है मुस्लिम उम्मत में और ये वर्स्ट सेट ऑफ पीपल है जो मुसलमानों का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। मतलब ये ना कभी फ़लस्तीनियों के पास गए, ना इन्होंने कभी फ़लस्तीनियों की राय पूछी और ये उनका फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। अब एट प्रेज़ेंट जो हो रहा है वो देखते हैं। तो हमास ने जो इज़राइल पर अटैक किया, तो हमास का ये जस्टिफ़िकेशन है उस पर कि इतने सालों से उन पर इतना ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा है और उनसे सब कुछ उनका छीन लिया गया। तब तो दुनिया बैठकर बस उनको देख रही थी। और अचानक से अब पीस ट्रीटी की बात हो रही है उनके बिहाफ़ पर, वो भी उनसे पूछे बिना, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए। अब ज़ुल्म किसी पर भी हो, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, एक ज्यूज़ हो या फिर एथिस्ट क्यों ना हो, अगर कोई मासूम की जान जाती है तो वो गलत है और हमेशा कॉस्ट डिसाइड करता है कि वो मूवमेंट राइट है या रॉन्ग। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इंडियंस ब्रिटिशर्स के नीचे थे, तब भगत सिंह और राजगुरु और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद सेना, ये जो है वो फ़ाइट करने में बिलीव करते थे और इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो हथियार भी उठाया और उनसे फ़ाइट भी की। हालाँकि अमेरिकन्स और इंटरनेशनली कई जगहों पर उनको टेररिस्ट कहा जाता है, लेकिन हमारे लिए तो ऑब्वियसली वो हमेशा फ्रीडम फाइटर ही रहेंगे। एक और एग्ज़ाम्पल अगर आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका में जो है एएनसी लेड बाय नेल्सन मंडेला, तो इन्होंने अपनी जो रेसिस्ट गवर्नमेंट है उनके खिलाफ वायलेंस का यूज़ किया। पर साउथ अफ्रीका वालों के लिए वो हमेशा से फ्रीडम फाइटर ही रहेंगे और जैसे अफ़गानियों के लिए तालिबान जो है वो फ्रीडम फाइटर रहेंगे।
तो इसलिए मैंने कहा कि कॉज़ जो है वो डिसाइड करता है कि मूवमेंट राइट है या रॉन्ग है। अब ये सब के चलते हुए बीच में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हमारे जो इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, वो ब्लाइंडली जो है वो इसराइल के एक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इंडियंस जो है वो खुद 200 साल ब्रिटिशर्स के नीचे रहे हैं और उनके ज़ुल्म का शिकार रहे हैं। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इसराइल जो है वो भी ब्रिटिशर्स ने ही बनाया है। अगर हम उनके ब्रिटिशर्स के ये एक्शन को अगर हम लोग सपोर्ट करते हैं, तो उनके हर एक्शन को हमको सपोर्ट करना होगा और ऐसे अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे ब्लाइंडली हर एक्शन को, तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर है उनकी शहादत तो वेस्ट हो जाएगी। लास्टली बस ये बोलूँगी कि हम तो वो कंट्री थे जो कमज़ोर के साथ और जिसके साथ ज़ुल्म हो रहा है, हम उसके साथ हमेशा खड़े होते थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो हम पर ज़ुल्म किया है, हम खुद वो ज़ुल्म का शिकार हो चुके हैं, तो हम हमेशा हक के साथ खड़े होते थे। हम तो वो कंट्री थे जो इंडिया में हम पैलेस्टाइन डे मनाते थे। फाइनली वन मैसेज टू ऑल मुस्लिम उलमास, आप चाहे बरेलवी हो, चाहे सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, आप कोई भी फ़िरके से हो,